हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड एफर्ट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। 60 दिन आपके एग्जाम को रह गए हैं। खूब पढ़ाई करो, मैक्सिमम यूज करो इस समय का। समय का सदुपयोग जो करता है, समय उसको रिवॉर्ड भी करता है। 2026 में आपको सरकारी नौकरी लेकर रहना है, ये आपका लक्ष्य है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना है, खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं। ये आप ध्यान में रखिए। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में आपका सेट नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड एफर्ट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। ये सेट नंबर 17 है। ओके, माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। चलो सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सलाहकार थे? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है बी शिवा राव, ऑप्शन बी है बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी क्या है बी एन राव। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव संविधान सभा या संविधान सभा की प्रारूप समिति के एडवाइजर थे। ये कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और इनकी क्या जिम्मेदारी थी कि एक संविधान का एक प्रारूप बनाए। और एक फेमस ज्यूरिस्ट थे अपने टाइम के, इसलिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की। ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग होती है उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर आपके संविधान सभा के सदस्य होते हैं। और ये ही आपके ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी थी कि संविधान का एक ड्राफ्ट बना के दें, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है। बी शिवा राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। तो सही जवाब रहेगा आपका बी एन राव। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और उसके बेसिस पे ये 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फिरोज शाह मेहता, बकरुद्दीन तैयब जी एंड अदर फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है फिरोज शाह मेहता, बकरुद्दीन तैयब जी और अदर फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिरोज शाह मेहता, बकरुद्दीन तैयब जी और जो अदर लीडर्स थे, उन्होंने 1985 में आपकी इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस आयोजित करने की योजना बनाई। ये स्टेटमेंट भी सही है। इन्होंने ये कब बनाई थी? 1883 में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगला देखते हैं। एल्बन ऑक्टेवियन ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी as a rival to the above organization to give in vent to grievance of poor and marginalized Indians. एल्बन ऑक्टेवियन ह्यूम ने उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदी के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था बनाने का निर्णय लिया ताकि गरीब और वंचित भारतीयों की शिकायतों को व्यक्त किया जा सके। तो ये किसकी बात कर रहा है? ए ओ ह्यूम की बात की जा रही है।
तो ये वो ह्यूम जिनको क्रेडिट जाता है किसका, इंडियन नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने की थी, ये ह्यूम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब की थी, 1885 में। ठीक है, तो ह्यूम का पर्पस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का ये था कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो अपनी बात रख पाए, मतलब वो एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्स की तरह यूज कर रहा था, सेफ्टी वॉल। देखिए 1897 की क्रांति होती है तो इसके बाद कई सारे बदलाव होते हैं, तो उन्हीं में से एक ये बदलाव था कि भाई देखिए इस तरीके से यदि क्रांति होती है तो इससे तो भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए मुश्किल होगा यहाँ पे इंडिया में रूल करना। तो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, ये कंसेप्ट लाते हैं कि भाई हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका पर्पस ये होगा कि इंडियंस अपनी बात रख पाएंगे, क्या वो हमसे चाहते हैं वो अपनी एक बात रख पाएंगे, बजाय इसके कि वो हथियार उठाएं। तो इसलिए इनका ये पर्पस था, वो राइवल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाना चाह रहे थे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, उपरोक्त में से कितने कथन सही है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट में कितने सही हैं आपके, 2 सही हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर बी आपका यहां सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो इसके अच्छा फर्स्ट जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं और किस जगह पे ये सेशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द कल्चरल लेवल बेस्ड लैंड, कृषि योग पलती भूमि क्या है। ठीक है, और आपके ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फेलो इन लास्ट 4 ईयर, भूमि जो पिछले 4 वर्षों से पलती छोड़ी गई हो। लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फेलो बिटवीन 1 and 2 ईयर्स, भूमि जो 1 से 2 वर्षों के लिए पलती छोड़ी गई हो। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फेलो फॉर लेस देन 1 ईयर, भूमि जो 1 वर्ष से कम समय के लिए पलती छोड़ी गई हो। ऑप्शन डी क्या है, लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर, भूमि जो 5 वर्षों के से अधिक समय के लिए पलती छोड़ी गई हो। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। कल्चरल लेवल वेस्टलैंड क्या होता है, वो भूमि जिसको 5 साल के लिए खाली छोड़ा गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज आर करेक्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टेटमेंट नंबर पहला देखते हैं हम, द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स वेयर इन 2 मेंबर्स कैन नॉट बी नेशनल ऑफ सेम स्टेट, मतलब सेम स्टेट का मतलब क्या है, यहां पे कंट्री से है, कंट्री से मतलब। ठीक है, कंट्री से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, न्यायालय में से ऐसे सदस्य होते हैं जिनमें से 2 सदस्य एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपकी इसमें टोटल जज कितने होते हैं, आपके टोटल जज होते हैं इसमें 15 जज होते हैं, और इनका टेन्योर कितने वर्ष का होता है, टेन्योर होता है इनका 9 ईयर्स का होता है। ठीक है, और जो ये 15 जज हैं, ये 15 जज इनमें से कोई भी 2 जज किसी भी एक कंट्री के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन जज को नियुक्त कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके 5 तो परमानेंट सदस्य हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होती है। ठीक है, तो वो इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर इसका हैग में है। हैग कहां पे, नीदरलैंड में।
आपका नीदरलैंड में। ठीक है, ये बात स्टेटमेंट नंबर आपका पहला सही है। ठीक है, स्टेटमेंट टू देखते हैं। द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। महासभा और सुरक्षा परिषद न्यायालय के सदस्यों के चुनाव के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हाईएस्ट बॉडी है। उसी में से एक आपके सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में आपके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 तो आपके जिनके पास वीटो पावर है उन्हें परमानेंट मेंबर बोलते हैं, और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट के पास वीटो पावर्स है। परमानेंट में कौन कौन है आपका? यूएसए है, चाइना है, आपका फ्रांस है, आपका यूनाइटेड किंगडम है और रशिया है। इन सब के पास क्या है? वीटो पावर है। ये जरूर याद रखिएगा, वीटो पावर इसका है। और भारत भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है विद वीटो पावर। ठीक है, अच्छा, ये जो संस्था है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसकी एक और संस्था, क्या भारत इसका सदस्य है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या मतलब भारत क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य है कि नहीं है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक और, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहां पे सिर्फ कंट्री अपने मुद्दे लेके जा सकती, कोई एक व्यक्ति अपने मुद्दे लेकर नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमें क्या आइडेंटिफाइड करना है? करेक्ट आंसर्स आइडेंटिफाइड करना है। और आपके ऑप्शंस क्या है? ए में ओनली 1 है, बी में ओनली 2 है, सी में बोथ 1 and 2, और डी में क्या? नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत के जो फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत की तरफ से कौन थे? तो वो थे आपके सर BN राव, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बनते हैं। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The BEV X initiative, which was recently in discussion, comes under which central ministry? हाल ही में चर्चा की गई BEV X पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन डी क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। BEV X इनिशिएटिव क्या है? BEV X इनिशिएटिव आपकी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको ये बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली जस्टिस रेवती मोहिती डेरे वॉज स्worn इन एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? ठीक है, हाल ही में न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है केरला, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी क्या है? कर्नाटका। तो सही जवाब क्या है आपका? सही जवाब है आपका मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अच्छा, भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? नंबर ऑफ हाई कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट तो हर एक स्टेट में हाई कोर्ट हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हुए आपके? 25। ठीक है, अच्छा, आपसे कोई ये पूछे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया में कौन सा है? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट के बारे में यदि कोई आपसे पूछे तो वो 3 ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया में। एक तो आपका कलकत्ता, आपका बॉम्बे
और आपका मद्रास हाई कोर्ट। ये आपके ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया में। और ये कब बनाए गए थे? ये 1862 में बनाए गए थे। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्या है जज के टर्म्स में? जजेस के टर्म्स में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया में? वो है इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये सबसे नंबर ऑफ जजेस यहां सबसे ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, देखिए बॉम्बे, बॉम्बे अब मुंबई हो गया है, मद्रास अब चेन्नई हो गया है, कलकत्ता अब कोलकाता हो गया, लेकिन इन हाई कोर्ट का नाम आज भी पुराना ही नाम चल रहा है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इनके नाम आज भी पुराने क्यों चल रहे हैं। ठीक है। और भारत में हाई कोर्ट कौन बना सकता है? मतलब आप ये देखिए, नंबर ऑफ हाई कोर्ट भारत में पहले कम थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट बनाने की किसके पास पावर है? ठीक है। अच्छा, जजेस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? एक तो देखिए, जो आर्टिकल 214 से लेके 232 हैं, ये आपके हाई कोर्ट से संबंधित हैं। ये आर्टिकल आपके हाई कोर्ट्स की वेरियस पावर से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल्स भी याद रखिएगा कि जो ये कैटेगरी के जो जो इस 2014 214 से लेके 232 तक जो आर्टिकल्स हैं, ये आपके हाई कोर्ट की वेरियस पावर से संबंधित हैं। ठीक है। अच्छा, और जो हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरीके का जुडिशियल सिस्टम है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। और सबके टॉप पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट। और उसके नीचे क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जितने भी स्टेट में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट आपका कंट्रोल करता है। ठीक है। और हाई कोर्ट से जो केस जाते हैं अपीलेट, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। और जो रिट ज्यूरिडिक्शन है, हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिडिक्शन है, रिट ज्यूरिडिक्शन की यदि हम बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से ज्यादा होती है। ठीक है। रिट ज्यूरिडिक्शन। और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? जजेस को अपॉइंट करता है आपके हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट है या ट्रांसफर है, वो सब आपका प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, रिटायरमेंट एज कितनी होती है हाई कोर्ट के जजेस की? भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स है। ठीक है। सुप्रीम जो रिटायरमेंट एज के यदि हम बारे में बात करें तो वो रिटायरमेंट एज, तो हाई कोर्ट के जजेस की कितनी होती है ये मुझे आपको कमेंट में बताना है। सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बता दे रहा हूं, 65 ईयर्स। ठीक है। ठीक है। तो इसका तो सही जवाब हो गया आपका मेघालय हाई कोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज द कंट्रीज फर्स्ट रूरल बैंक टू इंट्रोड्यूस अ सोलर पावर्ड एटीएम? सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन शुरू करने वाला देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी है आपका केरला ग्रामीण बैंक। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। देश का पहला रूरल बैंक है जिसने सोलर पावर्ड एटीएम बैन स्टार्ट की है। ठीक है। तो अच्छा, आपके यहाँ एक तो देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और एक कैटेगरी बैंक की कौन सी होती है? कोऑपरेटिव बैंक की होती है, कोऑपरेटिव बैंक। और एक और कैटेगरी के बैंक होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके RRBs, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो 3 कैटेगरी के आप बैंक्स देखेंगे इंडिया में।
ठीक है, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है या किया गया था? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? मालदीव, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी क्या है? श्रीलंका, ऑप्शन डी क्या है? इंडिया। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा इंडिया। तो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ कहाँ हुई? इंडिया में हुई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने की थी, लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है आपके? ओम बिरला जी, ओम बिरला। और ये कहां से सांसद हैं? ये आपके कोटा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से ये सांसद है, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ क्या है आपका? कोटा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। कॉमनवेल्थ देखिए एक वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन है। किन कंट्रीज का? कॉमनवेल्थ। ये शब्द बहुत सुनने को, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ क्या है? जो ब्रिटिश, जो उससे जो देखिए इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य की ये एक कॉलोनी हुआ करती थी। तो कॉमनवेल्थ एक वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज की जो कि कभी ना कभी, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज कंट्री जो कि कभी ना कभी आपके ब्रिटेन के उपनिवेश का हिस्सा थी, और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये उनकी कंट्री, उनकी ये सारी वो सारी कंट्री मिलके ये कॉमनवेल्थ एसोसिएशन बनाती हैं, ठीक है। और जो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पे होना है आपका? ये आपका इंडिया में किस शहर में होना है? कॉमनवेल्थ गेम किस सिटी में होना है? ये आपके होना है अहमदाबाद में, सिटी में, अहमदाबाद शहर में ये होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेवी सेलिंग वेसल INS-B कौंडिन्या रीच्ड विच पोर्ट आफ्टर इट्स मैडन वॉयज फ्रॉम गुजरात? भारतीय नौसेना का नौकायन पोत INS-B कौंडिया गुजरात से अपनी पहली यात्रा के बाद किस बंदरगाह पे पहुंचा? और आपके ऑप्शन क्या हैं? पोर्ट सुल्तान कबूस मस्कट, पोर्ट सलाह ओमान, ऑप्शन सी क्या? पोर्ट जबेल अली यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन डी क्या? पोर्ट बंदर अब्बास आपका ईरान, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब है आपका पोर्ट सुल्तान कबूस मस्कट, ठीक है। अच्छा, ये गुजरात से कहाँ, गुजरात से ये कहाँ आपकी, ये गुजरात से कहाँ से चली थी? ये पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से ये आपकी मस्कट के लिए, ठीक है, मस्कट, ठीक है। और ये टोटल कितनी डिस्टेंस है? ये आपकी टोटल 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस को इसने 17 दिन में, 17 डेज में कवर किया था। और ये पोरबंदर से कब चलती है? ये चलती है आपकी 29 दिसंबर 2025 को, ठीक है। अच्छा, ये आपकी क्यों, ये आपकी ये जो यात्रा थी, ये जो वॉइस की गई थी, इसका पर्पज़ ये था कि ये प्रूव करना था कि जो एंशियंट टाइम में इंडिया में जो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स थी वो हाई स्टैंडर्ड्स की थी, ठीक है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की थी। तो उस चीज़ को ये प्रूव करने के लिए ये यात्रा की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गुजरात के किस पोर्ट से ये चली थी? ये पोरबंदर पोर्ट। पोरबंदर वो जगह है जहाँ पे गांधी जी की बर्थ हुई थी, गांधी जी बर्थ प्लेस, पोरबंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट रैंक हैज़ इंडिया अचीव्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026?
हाल में जारी हुई एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? और आपके ऑप्शंस हैं फोर्थ, सिक्स्थ, ऑप्शन ए है फोर्थ, ऑप्शन बी है फिफ्थ, ऑप्शन सी है सिक्स्थ और ऑप्शन डी है सेवेंथ। अब आप बताइए कौन सा स्थान भारत ने हासिल किया होगा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में। ठीक है, और सबसे पहले एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? ये रिलीज कौन करता है? रिलीज्ड बाई, इसको रिलीज करता है आपका डेजियन सिरा एंड एसोसिएट। तो ये एक संस्था है, डेजियन सिरा एंड एसोसिएशन, इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। अब आप बताओ कौन सा स्थान भारत ने हासिल किया होगा? तो भारत ने इस इंडेक्स में आपका 6th प्लेस स्थान, 6ठा स्थान हासिल किया है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, अच्छा, मेक इन इंडिया, आपका मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपका किससे संबंधित है? ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने में मेक इन इंडिया और PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव PLI जिसको बोलते हैं ना, ये दो स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, PLI और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव मैंने वेरियस जो अदर अभ्यास सीरीज है उसमें इनको कवर भी किया हुआ है। और मैं फिर से आपको कमेंट के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव कब स्टार्ट की गई, कितने सेक्टर कवर्ड हैं, इस तरीके के पॉइंट्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, टिल विच फाइनेंशियल ईयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? और आपके ऑप्शन है 2025 से 26, ऑप्शन बी है 2028-29, ऑप्शन सी है 2030-31, ऑप्शन डी क्या है 2035 और 36। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो अटल पेंशन योजना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अटल पेंशन योजना। तो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये किस तरह की स्कीम है, एक पेंशन स्कीम है। ठीक है, और इसको स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट इसको किया गया था आपका 2015-16 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था, तभी इसको अनाउंस किया। और ये किसकी स्कीम है? इसको इम्प्लीमेंटिंग बॉडी क्या है इसकी? इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आपसे कोई पूछ ले तो ये PFRD है। एक हमारे यहाँ फंड है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियंत्रण में ये आपकी स्कीम चल रही है। और इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है? तो जिसकी एज आपकी 18 से लेकर 40 साल तक की एज है वो इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? वो गरीब तबके के होने चाहिए, वो इनकम टैक्स रिटर्न ना भरते हों। और इनको क्या होगा, जब ये 60 एज के हो जाएंगे, जब 60 साल के हो जाएंगे, तब इनको पेंशन मिला करेगी। ठीक है, पेंशन इनको मिला करेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस स्कीम में, इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए। और ये हमारा देश जहाँ पे इतने सारे आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस स्कीम में एंट्री करने की अभी समय सीमा बढ़ा दी गई है, और वो समय सीमा आपकी 2030 और 31 से है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी आपकी स्कीमें चल रही हैं। वो स्कीमें जैसे कि फसल बीमा योजना स्कीम है, ये स्कीमें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये स्कीमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। यही आपके करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है। तो जो कोई भी करंट अफेयर्स को कवर करना चाहता है अच्छे से, वो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़रूर फोकस करें। गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़रूर फोकस करें। जो भी आपकी
स्कीमें स्टार्ट की गई हैं वो किस साल में, गवर्नमेंट स्कीम में हमें क्या क्या पढ़ना है, उनका ईयर ऑफ कब वो स्कीम स्टार्ट की गई, ठीक है, स्टार्ट कब की गई, कौन सी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है उसकी, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक फीचर्स, तो ये जरूर आपको कवर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द जीरो प्राइस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किया गया जीरो प्राइस क्या है भाई। अब ये जीरो प्राइस क्या देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अ लिटरेरी अवार्ड फॉर डेब्यूट ऑथर, पहली बार के लेखकों के लिए साहित्यिक पुरस्कार। ऑप्शन बी क्या है आपका, अ रिजल्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड फॉर पॉल्यूशन रिडक्शन, प्रदूषण कम करने के लिए परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार। ऑप्शन सी क्या है, अ साइंस ग्रांट फॉर स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विज्ञान अनुदान। ऑप्शन डी क्या है, एन अवार्ड फॉर जीरो बजट फिल्म मेकिंग, शून्य बजट फिल्म निर्माण के लिए पुरस्कार। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब है इसका अ रिजल्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड फॉर पॉल्यूशन रिडक्शन, प्रदूषण कम करने के लिए एक परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार है, ठीक है। आपको मालूम है एक तो आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने कंपोनेंट हैं, कमेंट में आप मुझे बताइएगा, इसके कंपोनेंट मुझे बताइएगा। आपको मालूम है कि इंडिया जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वहाँ मतलब आप गवर्नमेंट क्या है, एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इशू करती है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CPCPA सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स मैनेज की जाती है। अब इसके कंपोनेंट आप मुझे बताइएगा कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, मतलब आप वायु प्रदूषण को किन मापदंडों के आधार पर मापते हो, उन मापदंडों के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि वो उन मापदंडों में कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच टीम सक्सेसफुली डिफेंडेड इट्स टीम चैंपियनशिप टाइटल एट द 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम। तो 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस टीम ने अपना टीम चैंपियनशिप खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा। अब आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है लद्दाख, और ऑप्शन डी क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इस चैंपियनशिप में खेलो 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पर रही। अच्छा, ये आपकी कहाँ पे हुई थी, खेलो इंडिया 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए, ये आपके लद्दाख में हुए थे। तो 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए आपके 2026। भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान रखा करिए। जैसे कि आपका अंडर 19 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप किसने, रणजी ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है, तो ये आपका लद्दाख में हुआ था। और मेडल टैली में कौन सबसे ऊपर था, इंडियन आर्मी ने कितने गोल्ड जीते इस प्रतियोगिता में, गोल्ड आपके 9 आपके गोल्ड जीते थे, ठीक है। तो सही जवाब है आपका बी। और ये कहाँ पे योजना, ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया था इसका, लद्दाख में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और आपके ऑप्शन है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी क्या है, चाइना, ऑप्शन सी क्या है, जापान, ऑप्शन डी क्या है, जर्मनी। तो ये आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये पूछ रहा है कि किस कंट्री ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, जापान एक टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस कंट्री है और जापान ने ये करके दिखाया कि उन्होंने पहली बार
दुनिया में पहली बार लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। और इनकी जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? जापानीज स्पेस एजेंसी। यूएसए की एजेंसी का क्या नाम है? नासा। ठीक है, नासा इनकी है। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि रिसेंटली इंडिया और जापान ने एक, इंडिया प्लस जापान ने एक, जापान की स्पेस एजेंसी ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्पेस में लॉन्च करने का एग्रीमेंट किया है। वो कौन सा आपका एग्रीमेंट है, वो कौन सा मिशन है, आपको वो मुझे बताना है। ठीक है, और इंडिया का जो आपका ठीक है, और इंडिया ने अभी यूएसए के साथ एक निसार सैटेलाइट भेजी है। निसार क्या है आपका? इंडिया और यूएसए का जॉइंट प्रोजेक्ट, इंडिया प्लस यूएसए का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसरो के जो अगले जो मिशन हैं उसमें क्या क्या है? एक तो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो आपको गगनयान के बारे में पता होना चाहिए। गगनयान के विषय में मालूम होना चाहिए, पूरा अपडेट रखिएगा गगनयान के विषय में। गगनयान से क्वेश्चंस पक्के आएंगे। गगनयान, इस पर बिल्कुल अपडेट रहिएगा, गगनयान से संबंधित प्रश्न। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसके विषय में भी पूरी जानकारी रखिएगा। और आपका मिशन शुक्रयान, इसके विषय में भी आप पूरी जानकारी रखिएगा। ये आपके एग्जाम, देखिए एग्जाम में करंट अफेयर्स यहाँ वहाँ कहीं से भी नहीं पूछ लेगा। कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस मिशन, या इसरो के मिशंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा शुभांशु शुक्ला जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सुपर ऐप डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित नए सुपर ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सुपर ऐप क्या होता है। भाई देखिए, साधारण भाषा में सुपर ऐप का ये मतलब है कि एक ऐसा ऐप जो कई सारी सुविधाएं आपको मुहैया करा रहा हो। ठीक है, उसको आप सुपर ऐप कहते हो। मतलब कहने का मतलब है कि हर एक सुविधा के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप डालिए, एक ऐप डाउनलोड करिए, एक ऐप में ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है रेलवे सेवा, रेलवे वन, यात्री साथी, भारत रेल। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? रेल वन वो ऐप है जो आपका सारी सुविधाएं आपको दे रहा है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में जो इंडियन रेलवे से जो क्वेश्चंस हैं, देखिए इंडियन रेलवे ने कुछ अभी वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की। इंडियन रेलवे ने क्या? वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्टार्ट की है। ठीक है, और इंडियन रेलवे कितने जोन्स में डिवाइडेड है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कितने जोन्स हैं और किस जोन का क्या हेडक्वार्टर है। ये एग्जाम में अक्सर ये इससे पूछा भी गया है। ठीक है, तो करंट में आपको क्या देखना है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी स्टार्ट की गई है। तो किस रूट पे किन दो स्टेशनों में वंदे भारत स्लीपर, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों पे स्टार्ट की गई है? ठीक है, और इंडियन रेलवे को कितने जोन्स में बांटा गया है और किस जोन का क्या हेडक्वार्टर, ये आप जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 22 पार्ट।
ठीक है, भारत के संविधान में 22 भाग हैं। तो बताइए स्टेटमेंट नंबर सही है कि गलत है? स्टेटमेंट नंबर 1 आपका गलत है, क्योंकि देखो ओरिजिनली भारत के संविधान में कितने आपके पार्ट थे? 22 पार्ट थे। ठीक है, 22 पार्ट कब थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 22 पार्ट थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे आपके, लेकिन एट प्रेजेंट आपसे कोई पूछे तो कितने हैं? एट प्रेजेंट 25 हैं आपके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ओरिजिनल में 22 थे, अब 25 हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब देखो वन कहाँ कहाँ शामिल? वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है। ठीक है, तो आपका देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? एट प्रेजेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एक करेक्शन आप कर लेना, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है आपका, इसमें पता क्या पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट थे? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 1950 को। ठीक है, 1950। ठीक है, तो जो 26 जनवरी 1950 में जो स्थिति थी भारत के संविधान में कितने शेड्यूल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, उसको हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम भारत के संविधान को अमेंड किया जा सकता है। तो समय के साथ जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, हम उसके हिसाब से अपने संविधान को एक प्रक्रिया के माध्यम से, जो कि संविधान में खुद उसके बारे में बताया गया है, उसके माध्यम से संविधान को संशोधन करते हैं। ठीक है, तो ये उसी के विषय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर 395 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी ओरिजिनल संविधान के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा इसका एक करेक्शन जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 को देखते हैं ना। 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? ओरिजिनल में आपके 8 शेड्यूल थे। ठीक है, और जो आज वर्तमान में कितने? वर्तमान में आपके एट प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंटली आपके 12 शेड्यूल है। तो अभी संविधान में कोई चीज़ ऐड की जाएगी या सब्सट्रैक्ट की जाएगी, कोई चीज़ ऐड करना या हटाना, ठीक है, या उसमें ही बदलाव लाना के लिए आपको संविधान संशोधन लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। तो ऑप्शन ए में क्या? ओनली 1 दिया गया है। ऑप्शन बी में ओनली 2 दिया गया है। ऑप्शन सी में क्या? 1 और 2 दिया गया है। ऑप्शन डी में क्या? 1, 2 एंड 3 तीनों। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और एक करेक्शन आप ज़रूर कर लेना कि यहाँ ओरिजिनल वर्ड का इस्तेमाल स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में ओरिजिनल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बेस्ट्रोड सिस्टम विच रिसेंटली अंडरवेंट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल बाय डीआरडीओ। बेस्ट्रोड प्रणाली की प्राथमिक भूमिका क्या है जिसने हाल में ही डीआरडीओ द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ऑप्शन बी क्या है? डीप सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल, गहरे समुद्र में अन्वेक्षण पोत। ऑप्शन सी क्या है? सैटेलाइट बेस वेदर मॉनिटरिंग, उपग्रह आधारित मौसमी निगरानी, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, लंबी दूरी की तोप। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो BAHORADS क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस बड़ा आसान हो जाएगा इस सवाल का जवाब देना। इसका मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। अब बड़ा आसान रहेगा जवाब देना, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है आपकी 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर के जो दायरे में आएगा, तो ये आपका। अच्छा, एक मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन चक्र, ये पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, मिशन सुदर्शन चक्र। और इसका टारगेट ईयर क्या है, टारगेट ईयर है आपका 2035। तो 2035 में भारत में एक अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा। ये एक एयर डिफेंस मिशन है आपका, एयर डिफेंस, भारत को अभेद किले में परिवर्तन करना इसका लक्ष्य है कि मतलब एक पूल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो ये उसका लक्ष्य है, ठीक है। और S-400 सिस्टम भी आपका कैसे है, S-400 आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये कहाँ से परचेस किया इंडिया ने, रशिया से। और ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। एक वर्ड बहुत यूज किया जा रहा होगा, आयरन डोम। आयरन डोम क्या है, आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें मालूम होना चाहिए वो है। और DRDO क्या है आपकी, जैसे इसरो किस क्षेत्र में काम कर रहा है आपका, इसरो आपका स्पेस के सेक्टर में काम करता है, इसरो आपका स्पेस के सेक्टर में काम कर रहा है, स्पेस सेक्टर को फोकस करता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका किस में, न्यूक्लियर फील्ड में काम कर देख रहा है, न्यूक्लियर फील्ड में, न्यूक्लियर सेक्टर को फोकस कर रहा है। उसी तरीके से DRDO, भारत की DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका डिफेंस के सेक्टर को बढ़ावा देने में, डिफेंस की फील्ड में रिसर्च करने के लिए, आपके स्टेट ऑफ द आर्ट आर्म सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये संस्था काम करती है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, उसी तरीके से DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, भारत में वोट देने का अधिकार सभी लोगों को किसके आधार पर दिया जाता है। और आपके ऑप्शन है एजुकेशन, ऑप्शन बी है प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है रिलीजन, और ऑप्शन डी क्या है, एज। अब आप बताइए, भारत में वोट देने का अधिकार है, उसका आधार क्या है। क्या भारत में शिक्षा के आधार पर वोट देने का अधिकार है, नहीं। क्या भारत में प्रॉपर्टी, संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार है, ये भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन हो गया। क्या रिलीजन के आधार पर वोट देने का अधिकार है, बड़ा लॉजिकल प्रश्न है, इसको आप बड़े आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से, क्योंकि हर धर्म के हर शिक्षा आपके, चाहे व्यक्ति शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, उसको वोट देने का अधिकार है। भारत का संविधान सभी को वोट देने का अधिकार देता है। सिर्फ क्या क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है। कोई भी जो व्यक्ति 18 साल प्लस 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का है, उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। पहले ये एज कितनी थी, पहले थी ये 21 साल, फिर इसको कितनी कर दी गई, 18 साल। और किस अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो वोटिंग एज है उसको कम कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो भारत का संविधान और आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल 326 किससे संबंधित है, आपका राइट टू वोट से संबंधित है, राइट टू वोट से संबंधित। अच्छा,
कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा, कमेंट में आपको क्या बताना है, क्या राइट टू वोट एक मौलिक अधिकार है? राइट टू वोट क्या फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट है कि आपका लीगल राइट है, जिसको बोलते हैं ना स्टैट्यूटरी। एक फंडामेंटल राइट अलग होता है, ठीक है, और एक लीगल राइट होता है या स्टैट्यूटरी राइट होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और लीगल अदर राइट्स में फर्क होता है, इतना याद रखिएगा ये, ठीक है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को कर रहे होंगे तब मैं आपको ये उसमें बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स आखिर में होते क्या हैं और वो किस तरीके से अदर राइट्स से अलग होते हैं, ठीक है। तो कमेंट में आपको मुझे ये बताना है कि क्या राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट्स टू, सरकारिया आयोग की सिफारिशें संबंधित हैं। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का वितरण। ऑप्शन बी है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता। ऑप्शन डी है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो सरकारिया कमीशन था इसकी रिकमेंडेशन किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सरकारिया कमीशन क्या है। तो सरकारिया कमीशन आपका एक 1983 में कमीशन का गठन किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन को, उसके डिफरेंट जो आयाम हैं, उसके पॉलिटिकल, उसके इकोनॉमिक, उसके इन आयामों को, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये कमीशन 1983 में बनाया गया था। भारत में दो ही सेंटर स्टेट रिलेशन को एनालिसिस करने के लिए डेडिकेट कमीशंस बनाए गए हैं, वो है सरकारिया कमीशन और एक दूसरा कौन सा है आपका पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन कब बनाया गया था आपका 2007 में, ठीक है। और जो सरकारिया कमीशन है ये कितना 3 मेंबर कमीशन था, 3 मेंबर कमीशन, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन से आपका ये संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है। और आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की का कंपन। ऑप्शन बी है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एटम इनसाइड अ क्रिस्टल, क्रिस्टल में परमाणुओं का सिंपल हार्मोनिक मोशन। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन सीजियम और रूबिडियम, सीजियम परमाणु की अनुवादक आवृत्ति। और एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का उत्तेजन, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब है आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन सीजियम और रूबिडियम एटम। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक घड़ी, जो परमाणु घड़ी होती है ये इस सिद्धांत पे काम करती है। परमाणु घड़ी के सिद्धांत क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन सीजियम और रूबिडियम एटम, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका सी। और जो ऑप्शन ए में दिया गया है वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एक क्वार्ट्ज क्लॉक्स होती हैं, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्लॉक का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संबंधी सूची में आता है। देखिए आपको 3 तरह की सूचियां दी गई, 7th शेड्यूल में ये मेंशन है, 7th शेड्यूल में डिटेल में मेंशन किया गया है आपके 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो सेंटर और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको 3 लिस्ट के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। सेंटर यूनियन लिस्ट में क्या है, पार्लियामेंट की पावर होती है कि वो लॉ फॉर्म करे, और स्टेट लिस्ट में नॉर्मली आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो फॉर्म करती है, लेजिस्लेचर। और आपकी जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर
दोनों लॉ बना सकती हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि ये 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी में एजुकेशन, ऑप्शन सी में पुलिस, ऑप्शन डी में डिफेंस। तो आपसे पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कंकरंट लिस्ट में है, तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? एजुकेशन। एजुकेशन आपकी किस सूची में है? कंकरंट सूची में है। और इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपकी, पहले ये इनिशियली ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा होता था, फिर बाद में इसको कंकरंट लिस्ट में इसको जोड़ा गया। तो अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरंट लिस्ट में जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मुझे बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड। लार और आंसुओं में पाए जाने वाला जीवाणु रोधी एंजाइम क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शन क्या है? राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है लाइजोजाइम, ऑप्शन सी क्या? आइसोमेरेज। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा इसमें क्या पूछ रहा है कि जो लार और आंसुओं में पाए जाने वाला जीवाणु रोधी एंजाइम क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, लाइजोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्जली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बिकॉज। ठीक है, वेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की, क्यों की? ठीक है भाई, ऑप्शन क्या है? ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंदन टू डू सो। उन्हें लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। ठीक है भाई, ऑप्शन बी क्या है? ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। ठीक है, वह भारत में आपके ईस्ट प्राच्य विद्यालय की रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कार्बे एंड हिज एसोसिएट विद एम्प्लॉयमेंट। वह विलियम क्वेरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। ऑप्शन डी क्या है? ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो जो लॉर्ड वेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कहाँ पे आपका? फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना क्यों की थी? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल सर्वेंट थे उनको वो इंडिया में ट्रेंड करना चाहता था। और इससे पहले वो कहाँ पे ट्रेंड होते थे? वो ट्रेंड होते थे लंदन में। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उनको इंडिया में ट्रेंड किया जाए। इसके लिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। लेकिन बाद में जो लॉर्ड वेल्जली हैं उनके इस डिसीजन को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने पलट दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अच्छा, फादर ऑफ, कमेंट में आप मुझे बताइएगा फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये किसे बोला जाता है? ठीक है, और एक तो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया और एक फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया भी है। फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एडेड बाई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? और आपके ऑप्शन है फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 8th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 9th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? जो 9th शेड्यूल है इसको किस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया? 9th आपका जोड़ा जाता है फर्स्ट के माध्यम से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, आपका 10th किसके माध्यम से जोड़ा गया? 52 के माध्यम से। 11th आपका जोड़ा जाता है 73rd, और 12th आपका 74th।
तो ये याद रखिएगा, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, और किसकी गवर्नमेंट में पास किया गया था? ये आपका 1951 में पास किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू आपके उस समय प्रधानमंत्री थे। और पर्पस क्या था इसका? 9 शेड्यूल को क्यों ऐड किया गया था? 9 शेड्यूल को ऐड करने का पर्पस ये था कि जो गवर्नमेंट ने, जो पार्लियामेंट ने जो लैंड रिफॉर्म्स लॉ जो पास किए गए थे, उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए ये आपका 9 शेड्यूल पास किया गया था कि भाई जो लॉ 9 शेड्यूल में होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। ठीक है, 16 में वित्त आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया था। मतलब ये आपसे ये पूछा है कि जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हम क्या जानते हैं? फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत बनाई जाती है? आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। अब आपसे पूछा है कि 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए बाई एस बी थोराट, ऑप्शन बी है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये हिंदी वाला सही कर लेना आप। ठीक है, और सी क्या है? सी रंगराजन, ऑप्शन डी है विजय केलकर। ठीक है, तो सही जवाब क्या है आपका? 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है आपके? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। उनकी जो रिकमेंडेशन है वो आपकी 2026 से लेके 2031 के टाइम पीरियड के लिए ये वैलिड है। और जो 12 में, अब मैं इधर 12 में के बता देता हूँ आपको, सी रंगराजन ने 12th फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 13वें, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है आपसे, विजय केलकर थे, विजय केलकर। ठीक है, 14th के कौन थे आपके? 14 के आपके वाई बी रेड्डी थे, वाई बी रेड्डी। और 15 के कौन थे आपके? 15 के आपके थे एन के सिंह, एन के सिंह। तो ये आपके, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन किसने अध्यक्षता की थी? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? के सी न्योगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा कमेंट में आप मुझे बताइएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और इसका गठन कौन करता है? भाई इस जो फाइनेंस कमीशन इसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट इसका गठन करता है। ठीक है, और पर्पस क्या है? वो प्रिंसिपल डिटरमाइन करना जिससे कि जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस है वो सेंटर और स्टेट में किस आधार पर और कितनी बांटी जाए, ये इसका पर्पस होता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। तो ये आपके फेडरल जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसको बैलेंस करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब जो अभ्यास डीपीक्यू सीरीज है इसमें हम स्ट्रिक्टली आपके जो एग्जाम में जो सीजीएल में पूछे जाने आपके टीयर 1 टीयर 2 और भी जो अदर एग्जाम्स हैं उन सब के को ध्यान में रख के ये सीरीज चल रही है और इसमें पूरा आपका जो स्टैटिक सेक्शन है और जो करंट सेक्शन दोनों को अच्छे से कवर किया जा रहा है। सो कीप कंटिन्यू दिस सीरीज, डिसिप्लिन्ड होके सीरीज को करते जाइए, आपका सिलेबस पक्का कवर्ड हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी खूब हो जाएगी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर्ड हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब भी मैं ये बोलता हूँ कि कमेंट में आप मुझे इसका जवाब बताइए, आप उन जवाब जरूर दिया करें। उससे क्या मुझे आइडिया लगता है कि क्या वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप उनको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, थैंक यू।